हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर अंजलि। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर एटम्स। तो बेटा बेसिकली बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये होती है कि थ्योरी पार्ट फिर भी हो जाता है इधर उधर से, लेकिन डेरिवेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाते। द रीजन बिहाइंड दैट, बुक में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको ओपन करके नहीं मिलेंगे अच्छे से। तो हमने यहाँ पे जो डेरिवेशन है उसके एक एक स्टेप्स को बहुत ईजी तरीके से कर रखा है। ओके, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि मैम एटम चैप्टर है, इसके तो मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो हम इसका डेरिवेशन पार्ट क्यों करें? तो बेटा यही पे हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, बिकॉज ऑफ अगर हमारा डेरिवेशन पार्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो न्यूमेरिकल अगर थोड़ा सा भी घुमा फिरा के आया तो वो ऑफकोर्स सॉल्व होने वाला नहीं है। इसीलिए एटम की थ्योरी के साथ साथ डेरिवेशन पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी एंड ऑफकोर्स बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो यहाँ पर हम थ्योरी पार्ट को करेंगे, डेरिवेशन पार्ट को भी करेंगे, ताकि हमारे जो न्यूमेरिकल्स के डाउट हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहे और न्यूमेरिकल्स बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एटम। एटम के बारे में हम सभी को पता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, कोई भी एक एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सर्कुलर पाथ में एक ऑर्बिट बना के मूव करते रहते हैं। व्हाट आई मीन टू से, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन चलता रहता है कुछ इस तरीके से। ओके, सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स का अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज डिस्कस करें तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ये तो हमने इसके अंदर जो भी न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं साइज के बारे में। अगर हम एटम के साइज के बारे में डिस्कस करें तो जो एटम का साइज है कितना होता है? दैट इज नियर बाय 10 टू पावर -10 मीटर। एंड इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस के साइज के बारे में डिस्कस करें तो न्यूक्लियस का साइज होता है 10 टू पावर -15 मीटर। तो नाउ यू कैन सी कि जो ये न्यूक्लियस है ये एटम की कंपैरेटिवली कितने छोटे साइज का है। इट इज नियर बाय 10,000 छोटे साइज का है। ये आप कुछ इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए जो ये अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ है, वो एक एटम है, तो इसका न्यूक्लियस पता है आपको कितना होगा? कुछ 1 किलो आलू के बराबर। तो एज यू कैन अंडरस्टैंड कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा होता है एटम के साइज की कंपैरेटिवली। और इसका जितना भी मास है, ठीक है, एटम का जितना भी मास है वो किधर कंसंट्रेटेड होता है? वो कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये तो हमने पढ़ा बिल्कुल बेसिक एटम की थ्योरी। लेकिन क्या ये थ्योरी बेटा इसी तरीके से आई थी जैसा हम पढ़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि थ्योरी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। स्टार्टिंग साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरी दी थी, ठीक है, धीरे धीरे थ्योरी चेंज होती गई। तो बहुत सारे साइंटिस्ट की कुछ सही कुछ गलत जो थ्योरी आई, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें कौन कौन से साइंटिस्ट की स्टडी करनी है? डाल्टन, थॉमसन, जीजर मार्टसन एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर एटॉमिक मॉडल। तो वन बाय वन हम एक एक साइंटिस्ट की थ्योरी पे जाएंगे, उसकी एडवांटेज देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे, कौन सी थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया एंड फर्दर किस तरीके से थ्योरीज जो हैं वो सही होके आई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आई डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि जितने भी मैटर है या एलिमेंट्स हैं, वो एक उनके अंदर सबके अंदर क्या है? एक इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि जितने भी मैटर्स होते हैं उसके अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम होता है। लेकिन उसके थ्योरी में एक वर्ड गलत हो गया। एक वर्ड ये कि डाल्टन ने क्या बताया कि ये जितने भी एटम है ये क्या है बेटा? इनडिविजिबल है। बट एक्चुअली ऐसा होता है क्या? नहीं। एटम को हम फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन में, न्यूक्लियस में, जिसके अंदर न्यूक्लॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स हम इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये बात सही है कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, लेकिन ये बात गलत है कि वो इनडिविजिबल है, क्योंकि हम उसे आगे डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद डाल्टन ने अपनी थ्योरी में यह भी बताया कि बेटा सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं
कोई भी एटम जो सेम एलिमेंट के बने हुए हैं उनका शेप एंड मास बिल्कुल सेम होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। बट जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम का साइज डिफरेंट होता है। मान लीजिए आपने एक वाटर का एलिमेंट ले लिया और एक मिल्क ले लिया या कोई सॉलिड ले लिया, तो ऑफ कोर्स दोनों के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे, दोनों के एटम्स डिफरेंट होंगे। बट अगर हम वाटर के अगर सारे एटम्स को देखें तो सेम है, मिल्क के सारे एटम्स भी सेम है, बट दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो हो सकता है दोनों के एटम का शेप एंड मास चेंज हो जाए। तो यही बात डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताई थी, और ये बात बिल्कुल सही भी है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं हम उसको कंबाइन भी कर सकते हैं, और दैट इज टोटली ट्रू। ओके, द एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ऑफ कोर्स जो एटम है वो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और वो क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है, अगर आप कोई भी दो बॉडी को लेके कोई भी दो एलिमेंट को लेके कंबाइन करेंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता ही है। बस डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसने इंडिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट दिया था वो बहुत गलत था। एंड इसके बाद डाल्टन ने एक्चुअली कुछ चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं किया कि एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, वो या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन है, इसने कुछ भी नहीं बताया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की थ्योरी नहीं दी, तो चार्जेस तो दूर की बात है। ओके, तो इसी के बाद आता है डाल्टन के बाद थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बहुत सिंपल था। उसने ये बोला कि बेटा कोई भी एटम होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पेयर होता है। इट जस्ट लाइक आप समझ सकते हो जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर रेड कलर है, वो क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर है। यहाँ पे कौन से कलर का है, येलो चार्ज का स्पेयर है। एंड इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना एम्बेडेड होते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं ना ब्लैक कलर के, वैसे ही यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है। यहाँ पे जो पूरा येलो कलर है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, और जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव सीड्स इसमें हमने क्या कर दिए, एम्बेडेड कर दिए। इन द सेम वे इसको हम क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। अब प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई पुडिंग खाई या फिर आप खीर खाते हैं तो वो पूरी व्हाइट कलर की है, पुडिंग है, ब्राउन कलर की है, बट उसके बीच में अगर कुछ ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, कुछ नट्स आ रहे हैं, तो वो क्या हो गए, वो नेगेटिव चार्ज हो गए। और पूरी की पूरी खीर अगर आपने ली है व्हाइट कलर की तो वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो कुछ इस तरीके से थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया था। आगे थॉमसन ने ये भी बोला कि यस ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट कर देते हैं। अब थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या थी, तो वो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है कि जो उसका मॉडल है उसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो आ गया, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं पता चल रहा कि पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को होल्ड कैसे कर रखा है। और हमें तो पता ही है कि आगे न्यूक्लियस सेंटर में होता है, उसने न्यूक्लियस का कंसेप्ट भी नहीं बताया। तो ये थॉमसन के मॉडल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। बट वंस अगेन उसने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट दे दिया था, इसलिए हम अपनी फिजिक्स में थॉमसन एटॉमिक मॉडल को भी स्टडी करते हैं। इसके बाद आए जीजर मार्टसन। ठीक है, ये क्या था, रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे। तो रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किए, उन्होंने सबसे पहले देखिए यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स लिए। कौन से पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये उन्होंने अल्फा पार्टिकल को पता है क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली और इस गोल्ड फॉइल पे उन्होंने इंसिडेंट कराया। मतलब ये एक सोर्स है, इस सोर्स से क्या करेंगे, खूब सारे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे, उन अल्फा रेस को, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट कराएंगे। और गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट कराने के बाद हम इसके रिजल्ट को नोटिस करेंगे। रिजल्ट को नोटिस किस तरीके से करेंगे, इसके आगे हमने क्या लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी कि स्क्रीन के थ्रू क्या करें हम, जो स्कैटरिंग एंगल है कि मतलब यहां पर जो भी अल्फा पार्टिकल्स आएंगे तो वो क्या होगी, गोल्ड फॉइल का एक्चुअली हम यूज क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले ये समझते हैं बेटा। तो गोल्ड फॉइल का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि गोल्ड फॉइल क्या होती है, काफी थिन होती है, बहुत पतली लेयर होती है। आप सिल्वर से कंपेयर कर लो, आप किसी की भी और की फॉइल लोगे ना तो, लेकिन आप उसको गोल्ड फॉइल जितना पतला नहीं कर सकते। ओके, तो यहां से ताकि जो अल्फा पार्टिकल्स आए और वो गोल्ड फॉइल को इजिली स्कैटर करते हुए चले जाएं, वो उसको एकदम से फाड़ के चले जाए। ओके, एंड ये जो रिजल्ट है हम आगे किस पे स्टडी करेंगे, ये स्टडी करेंगे
देखेंगे हम स्क्रीन पे रिजल्ट देखेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे स्क्रीन बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, जिंक सल्फाइड की। किसकी बनाई जाती है, जिंक सल्फाइड की बनाई जाती है। एक डिटेक्टर लगाते हैं ताकि हम क्या कर सके, स्कैटरिंग एंगल को मेजर कर सकें। ओके, तो नाउ वी विल सी द थ्योरी। अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स वाज इंसिडेंट ऑन अ गोल्ड फॉइल। ओके, हमने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। ऑफ कोर्स हमें अल्फा बीटा गामा रेज को अगर जनरेट करना है तो किसके थ्रू करेंगे, रेडियो एक्टिव सोर्स के थ्रू ही करेंगे। तो रेडियो एक्टिव सोर्स से हमने क्या किया, अल्फा रेज को, अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट किया एंड सीधे यहाँ पे लीड ब्रिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट कराते हैं। आगे हमने क्या किया, एज यू कैन सी द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर फिक्स्ड ऑन अ रोटेटिंग स्टैंड। ओके, ये जो स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स है, मतलब ये जो भी अल्फा पार्टिकल्स है स्कैटर होके जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिटेक्टर पे डिटेक्ट करेंगे किस तरीके से कि ये किस एंगल से आ रहे हैं और इनका जो चलने का तरीका है, जो एंगल चेंज करने का तरीका है वो किस तरीके से हो रहा है। ओके, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स हम जितने भी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जितने भी आएंगे, ऑफ कोर्स स्क्रीन पे क्या होगी, सिंटिलेशंस होगी। सिंटिलेशंस का मतलब एक चमक आ जाती है, जैसे कि दिवाली के टाइम जो हम लाइट जलाते हैं ना तो थोड़ी सी शाइन आ जाती है, तो वो बिल्कुल यहाँ पे अल्फा रेज के ना सिंटिलेशंस मिलेंगे। अल्फा रेज जाएंगी, गोल्ड फॉइल को फाड़ के स्क्रीन पे आएंगी तो हमें क्या मिलेगी, थोड़ी बहुत जगमगाहट मिलती है अल्फा रेज की। ओके, जो हम किसके थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर लेते हैं। ओके, तो ये तो था पूरा सेटअप। अब जीजर मार्टसन ने क्या देखा, उन्होंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो ना सीधे चले जाते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, उन्होंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब कोई भी एंगल चेंज नहीं हुआ, गोल्ड फॉइल को स्कैटर किया और सीधे स्क्रीन पे जाके चले गए। ओके, बट उन्होंने ये भी देखा कि कुछ एक अल्फा पार्टिकल ऐसे थे कि जिन्होंने एंगल ही चेंज कर लिया कुछ इस तरीके से। कुछ एक अल्फा पार्टिकल ऐसे आए जो एंगल चेंज कर रहे थे, और एंगल कैसे चेंज कर रहे थे, 1 डिग्री का भी था, 1 डिग्री से ज्यादा भी था, कुछ एक ने 90 डिग्री पे भी डिफ्लेक्ट कर लिया, और कुछ एक तो ऐसे थे जो सेंटर पे वो बाउंस बैक होके आ गए, मतलब उन्होंने स्कैटर किया ही नहीं, वो गोल्ड फॉइल के पास गए, इधर गोल्ड फॉइल के पास गए और फिर से यहाँ पे बाउंस बैक होके वापस आ गए। तो बहुत अजीब स्टोरी थी, ठीक है। बट देखिए, साइंटिस्ट कोई भी चीज को कितना बारीकी से नोटिस करते हैं वो इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें समझ आ गया। सबसे पहले उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल ने स्कैटर किया। ओके, सेकंड में उन्होंने देखा कि कुछ तो ने क्या किया, एंगल पे डिफ्लेक्ट किया। कुछ एक क्या करते हैं, 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ एक 90 डिग्री पे भी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ एक ने तो बाउंस बैक होके वापस आ गए, कुछ एक बाउंस बैक होके वापस आ गए। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो जीजर मार्टसन ने कुछ इस तरीके का अपना रिजल्ट बनाया कि देखिए, सेंटर पे न्यूक्लियस है तो ये यहाँ पे जाके न्यूक्लियस पे स्कैटर हुआ और बाउंस बैक होके वापस आया। इसके बाद देखिए, कुछ एक ने क्या है, अपना स्कैटरिंग एंगल चेंज किया। ओके, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, ये ग्राफ अगर आप देखेंगे दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ओके, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है स्कैटरिंग एंगल का एंड नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स जो हमें डिटेक्ट हुए। ओके, कुछ इस तरीके से बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। तो देखिए, बहुत सारे पार्टिकल्स ने एंगल चेंज नहीं किया, तो ऐसे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा थे। तो इनका मतलब स्कैटरिंग एंगल क्या था, 0 से लेके, मतलब बहुत कम थे। तो देखिए, जिन्होंने एंगल चेंज नहीं किया वो पार्टिकल्स बहुत सारे हैं जो क्या कर रहे हैं, एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपके पार्टिकल्स का एंगल चेंज हो रहा है वो पार्टिकल्स का नंबर बहुत कम है। इसी का हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। ओके, एंड दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीजर मार्टसन ने तो क्या किया, अपना ये रिजल्ट दे दिया कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। बट ऑफकोर्स ये थे किसके स्टूडेंट्स, ये थे स्टूडेंट्स रदरफोर्ड के। अब रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी किस तरीके से बनाई, ये सारे रिजल्ट्स को देखते हुए रदरफोर्ड ने ये सारे रिजल्ट्स को देखा, जीजर मार्टसन ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उनके रिजल्ट्स को देखा, जीजर मार्टसन को काफी अप्रिशिएट किया कि यस, जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। इससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि बेटा, जो भी एक सेंटर से, मतलब बाकी सारे तो स्कैटर कर गए, ठीक है, गोल्ड फॉइल से बाहर चले गए, तो इसका मतलब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ही समझा देती हूँ, इस फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा कि देखिए, इतने सारे पार्टिकल तो स्ट्रेट चले गए, मतलब गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके निकल गए। मान लीजिए कि यहाँ पे गोल्ड फॉइल है, इसको क्रॉस करके स्ट्रेट निकल जाते हैं, तो इसका मतलब ना
यहाँ पे एटम का जितना भी मास है वो कहीं सेंटर पे ही होगा, क्योंकि सेंटर पे ही बाउंस बैक होके आ रहा था, मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट तो इसका एम्प्टी है। उसने ये बता दिया कि जो एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट है ये तो एम्प्टी है, ये खाली है। ये बात सही भी है, क्योंकि बहुत सारी रेस क्या हो गई, स्ट्रेट चली गई। अब उसने सेकेंडरी ये बोला कि एटम में ना कहीं सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है। अब उसने ये कैसे बोला, उसने ये बोला कि अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये रे अगर यहां से जाती है, पार्टिकल्स यहां से जाती है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब ये रिपेल कर दिया, इसीलिए क्या हुआ, ये बाउंस बैक होके आ गया। तो सबसे पहले जो रदरफोर्ड है उसने क्या बोला कि एटम है जो इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। अब ये ऑलमोस्ट एम्प्टी क्यों है, इसीलिए एम्प्टी है क्योंकि यहां पर सारी रेस क्या है, बिना एंगल चेंज किए हुए स्ट्रेट चली गई। एट सेंटर पे क्या है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कोई भी एक रे सेंटर से क्या हो रही थी, बाउंस बैक होके आ रही थी। ओके और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रिपेल करते हैं एक दूसरे को, इसलिए उसने बोला पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव का चार्ज दे दिया क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया। आगे उसने अपनी थ्योरी में एक चीज और नोटिस करी कि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे जो भी अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं ना, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो अभी आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स आया कैसे। ओके ये जितनी भी रेज यहाँ पे जा रही हैं ये एंगल क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब इन्हें कोई ना कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है, और अट्रैक्ट कर रही है मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ही अट्रैक्ट करती है। तो इसने बोला कहीं ना ये साइड में ना इलेक्ट्रॉन्स है, शायद कोई नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये चारों साइड है, तभी क्या हुआ, ये यहां से डिफ्लेक्ट हो गई, इनका अट्रैक्शन हुआ। लेकिन द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो इनका तो रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन ये एंगल चेंज करके स्ट्रेट चली जाती हैं। तो यहां से एक रिजल्ट आया कि दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन में नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक ही पोजीशन में होते तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रिकॉम्बिनेशन हो जाता, फिर ये आगे स्ट्रेट क्यों जाती, ये पार्टिकल्स स्ट्रेट क्यों जाते, लेकिन ये स्ट्रेट जा रहे हैं, मतलब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन तो वही अपनी तरीके से रोटेट कर रहा था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो क्या हुआ, एक पॉजिटिव पार्टिकल इधर आया, लेकिन तब तक क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आगे निकल गया और इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इस तरीके से कुछ रदरफोर्ड ने अपने रिजल्ट्स दिए कि कोई भी एटम है, ठीक है, वो क्या होता है, इसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एटम का जो पूरा मास है वो यही सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि ठीक है, सेंटर पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस किससे सराउंडेड है, नेगेटिव चार्ज से सराउंडेड है, बट बिकॉज ऑफ रेस क्या कर रही थी, आगे केवल अपना एंगल चेंज करके स्ट्रेट जा रही थी, इसलिए उसने बताया कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपनी एक पोजीशन पे नहीं है, ये तो अपनी ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, और इनका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। आगे उसने ये भी बताया कि जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल किस तरीके से है, क्योंकि जो ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। आगे उसने अपनी थ्योरी पे ये बोला कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज के कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। तो ये तो था रदरफोर्ड मॉडल की, जिसने जेजर मार्टसन एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स दी, बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए। काफी कुछ स्टेटमेंट सही भी थे, लेकिन बहुत सारे स्टेटमेंट्स ना कहीं रॉन्ग प्रूफ हो रहे थे। कुछ इस तरीके से कि उसने एटम की स्टेबिलिटी तो प्रूफ की नहीं। अब ये स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ठीक है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये भी हमने एक्सेप्ट किया। बट अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन। एम आई राइट? कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो किस तरीके का मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और जब भी एक्सेलरेटेड मोशन है तो वहां पे क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रेडिएट होती है। तो एक्सेलरेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स ऐसा होगा। तो यहाँ पर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, दैट इज फाइन, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हुए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा, ओके। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं हो जानी चाहिए? एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज नहीं होगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी तो डिक्रीज होते होते एक टाइम के बाद तो ये सेंटर पे ही गिर जाएगा, न्यूक्लियस पे ही गिर जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इस अकॉर्डिंगली, रदरफोर्ड के इस मॉडल के अकॉर्डिंगली तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। लेकिन ऐसा होता है? अनस्टेबल तो नहीं होता, स्टेबल होता है। तो ये एक रदरफोर्ड के मॉडल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और ये जो रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक था, इसको किसने दूर किया? इसको बोर ने रिमूव किया। इसको किसने दूर किया? इसको बोर ने। बोर का एटॉमिक मॉडल काफी हद तक बहुत सिस्टमैटिक था। तो देखिए, बोर ने अपने मॉडल में बहुत सारी चीजें सही भी बताई। तो सबसे पहले इसके 3 पोस्टुलेट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। बोर ने सबसे पहले बोला कि यस, रदरफोर्ड की ये बात बिल्कुल सही थी कि सेंटर पे कौन सा चार्ज है? सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सेंटर पे न्यूक्लियस है, दैट इज टोटली राइट। और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे गलत क्या है? यहाँ पे गलत कुछ नहीं है। बोर ने ये बोला कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इनके पास क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसके मतलब उसके पास क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर कोई बॉडी यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसको कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है? उसको बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब द क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आया? तो देखिए, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मिल गया इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये था बोर का फर्स्ट मॉडल। एक्चुअली एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो बोर का एटॉमिक मॉडल था वो पूरे तरीके से हाइड्रोजन एटम पे कंसंट्रेटेड था। उसने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हाइड्रोजन एटम पे किए, क्योंकि हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर इज 1, तो स्टडी करना काफी इजी रहता है। इसीलिए जो बोर का एटॉमिक मॉडल था, जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उसके किस पे बेसिस थे? हाइड्रोजन एटम पे थे। तो बात समझ में आई? जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसीलिए सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये तो हो गई हमारी थ्योरी। लेकिन अब इसका जो ये इक्वेशन है उसको लिखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके हम आगे डेरिवेशन करेंगे कुछ इस तरीके से। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 E²/r²। तो एज यू कैन सी, हमें यहां से बोर के फर्स्ट पॉस्टुलेट से एक इक्वेशन मिली, mv²/r = 1/4πε0 E²/r²। ओके, तो ये तो था बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट। आगे बोर ने एक नेक्स्ट पॉस्टुलेट दिया, नेक्स्ट थ्योरी दी। उसने बोला कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव करेगा। भाई ऑर्बिटल डायग्राम तो आपने भी देखे ना, दोनों ऑर्बिट्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है। तो क्या कोई रीजन है, कोई ना कोई गैप होता है, या इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर लेता है? ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट पे मूव करेगा, केवल उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीपल हो? h/2π के, इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहां पे लिखा हमने nh/2π के इक्वल। ओके, तो व्हाट आई सेड वंस अगेन, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट पे मूव करेगा, केवल उन्हीं ऑर्बिट पे मूव करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? nh/2π के इक्वल। अब एक्चुअली बोर ने, पता है, ये जो अपनी थ्योरी दी ना उसको एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से कि ये आया क्यों, ऐसा क्यों है कि एंगुलर मोमेंटम nh/2π के इक्वल है। ये बोर ने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया था, बट उसका ये स्टेटमेंट टोटली राइट है। बिकॉज ऑफ इसको जो प्रूफ किया था वो डी ब्रॉगली ने किया था, और इसको प्रूफ करेंगे। ऑफ कोर्स हम आगे का जो पार्ट है उसके अंदर इसको प्रूफ करेंगे कि जो ये एंगुलर मोमेंटम है ये nh/2π के इक्वल क्यों है। बट बोर ने अपनी थ्योरी में केवल इतना बताया कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए? nh/2π के इक्वल।
ओके तो एंगुलर मोमेंटम इसको एल से डिनोट करते हैं, क्या लिख सकते हैं mvr। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो यहाँ पे नेक्स्ट पोस्टुलेट मिला हमें mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब आते हैं हम थर्ड पोस्टुलेट पे। तो देखिए बोर्ड ने क्या किया, अपनी थर्ड थ्योरी में बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है, तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये लोअर ऑर्बिट है और ये सेकंड वाली अपर ऑर्बिट है, तो इसको हम लिख देते हैं En और ये जो अंदर वाली ऑर्बिट है इसको लिखा Ep। तो जब भी इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है ये अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करेगा ये क्या रिलीज करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ओके इन द सेम वे जब लोअर से अपर पे जाता है तो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो उसकी एनर्जी है वो किसके इक्वल है, ठीक है। देखो यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है ये आपको पता होना चाहिए, फोटोन की फॉर्म में, मतलब लाइट की फॉर्म में। जब भी इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप कर रहा है ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में है, लाइट की फॉर्म में है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमने लिखा दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, En माइनस Ep इक्वल टू HF। H क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट, और यहाँ पे जो F है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो दीज आर द 3 इक्वेशंस जो हमें बोर्ड से मिली। तो देखिए अब हमें स्टार्ट करनी है डेरिवेशन, और डेरिवेशन हम करेंगे किस चीज़ के, जो हमने बोर एटॉमिक मॉडल अभी पढ़ा है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ऑर्बिटल पाथ में मूव करते रहते हैं, तो मतलब उसकी फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी रेडियस है, सेकंड ऑर्बिट की कितनी रेडियस है, तो फर्स्ट डेरिवेशन किस पे बेस्ड होगा, रेडियस पे बेस्ड। वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो किस पे बेस्ड होती है, ऑफ कोर्स यहाँ पे उसकी ऑर्बिट पे ही बेस्ड होती है। इसी तरीके से उसकी हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी को। तो रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी आर द वेरी इंपॉर्टेंट हियर। वन बाय वन हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले ना बेटा, ये जो बोर एटॉमिक मॉडल के 3 फॉर्मूलाज हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो पहले फटाफट इन्हें याद कर लो, क्योंकि अगर ये दोनों फॉर्मूलेज याद हो गए, ये तीनों फॉर्मूलेज याद हो गए, तो डेरिवेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। अदरवाइज डेरिवेशन में कुछ समझ नहीं आएगा। ओके तो अभी मैं क्या करने वाली हूं, मैं उठाऊंगी इन दोनों फॉर्मूले को, mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एंड यहां से उठाऊंगी mv r इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई को एज इट इज। जैसा आप देख सकते हैं ये दोनों यही फॉर्मूलाज हैं जो हमने अभी प्रीवियसली बोर मॉडल के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। अब यहां से हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेडियस को। तो आप पूछ सकते हो कि मैम रेडियस तो केवल एक फॉर्मूले से भी कैलकुलेट हो जाएगी, यहां से भी कैलकुलेट हो जाएगी। ये है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, यहीं से रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, nh अपॉन 2 पाई mr। आ गया हमारा रेडियस का फॉर्मूला। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, mv सॉरी। लेकिन बेटा द मेन प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी की भी एक टर्म आ रही है। ओके मोस्ट ऑफ हमें जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से करनी है कि सारी की सारी टर्म्स पता है क्या रहे, कांस्टेंट रहे, केवल एक टर्म जो किस पे डिपेंडेंट हो, एन पे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंडेंट रहे। तो रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी के डेरिवेशन हम कुछ इसी तरीके से करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे। मैं बार बार एन बोलूंगी तो एन का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंडेंट रहे। जैसे ये आपको एन दिख रहा है, एन एच अपॉन 2 पाई, तो व्हाट इज द एन, एन इज द इंटीग्रल मल्टीपल नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके किस ऑर्बिट पे, फर्स्ट ऑर्बिट पे है, सेकंड ऑर्बिट पे है, थर्ड ऑर्बिट पे है। ओके तो वो किस नंबर की ऑर्बिट पे है, दैट इज द एन। ओके तो यहां पर इससे केवल एक सिंगल से तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों से वेलोसिटी का निकालते हैं ताकि वेलोसिटी भी कैंसिल आउट हो जाए और रेडियस भी निकल जाए। नहीं समझ आया, अभी देखिए कुछ इस तरीके से। ये है बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट। यहां से हमने वैल्यू निकाली v स्क्वायर की, ठीक है, किसकी वैल्यू, v स्क्वायर की। तो हुआ क्या, यहाँ पे ऑफकोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऑलरेडी है, m मल्टीप्लाई में है, इधर गया डिवाइड में, r नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये r अपॉन आर स्क्वायर है ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें नीचे क्या मिलेगा, केवल r मिलेगा। प्लीज गाइस पेन कॉपी लेके बैठना, बिना पेन कॉपी के डेरिवेशन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ओके यू गॉट इट। अब आते हैं हम सेकंड पे, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, यहां से भी हम वेलोसिटी का वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, nh अपॉन
2πmr। तो ये दोनों की दोनों हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे v स्क्वायर है तो इसको भी क्या कर देते हैं, v स्क्वायर कर देते हैं। v स्क्वायर किसके लिए किया, क्योंकि ये भी v स्क्वायर है, ये v स्क्वायर है, हम इन दोनों को लास्ट में इक्वेट कर देंगे। तो इधर v स्क्वायर किया तो इधर क्या आया, राइट हैंड साइड में n स्क्वायर h स्क्वायर, नीचे क्या हुआ 4 स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये हमें इक्वेशन 1 मिली, ये इक्वेशन 2 मिली। एज यू कैन सी इक्वेशन फर्स्ट से भी v स्क्वायर मिल रहा है, इक्वेशन 2 से भी v स्क्वायर मिल रहा है, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो एज यू कैन सी e स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट rm, इसको इक्वेट कर दिया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और इस तरीके से हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए कुछ किस तरीके से, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप करना है ताकि कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बहुत ईजी मैथड है। हमने दोनों बोर के पोस्टुलेट को उठाया, इससे वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, दोनों से v स्क्वायर की वैल्यू निकाली और दोनों के राइट हैंड साइड को हमने इक्वेट कर दिया। अब ये रेडियस किस तरीके से आई, तो देखिए यहाँ पे ये रहा आर स्क्वायर, हमें तो केवल r चाहिए ना, तो दैट इज आर स्क्वायर एंड ये नीचे आ गया r। क्लियर है। अब यहाँ पर r हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा क्योंकि हमें r की वैल्यू चाहिए, बाकी सारी टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा 4 स्क्वायर m स्क्वायर, ये एज इट इज राइट हैंड साइड में रखा। r स्क्वायर तो हम इधर भेज चुके हैं, e स्क्वायर वाली जो टर्म है ये हम नीचे लेके आ जाते हैं। ओके, इधर ऊपर है मल्टी, यहाँ पे आप एज यू कैन से, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई पे नीचे आ गई। इधर कौन सी टर्म बची, 4 एप्सिलॉन नॉट m, क्योंकि r नीचे ऑलरेडी है, तो ये हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट m। अब देखते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है। r स्क्वायर बाई r हमें कितना मिला, r मिला। यहाँ पे n स्क्वायर तो है ही, h स्क्वायर भी है, दैट इज फाइन। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो नीचे आएगा केवल पाई, m से m स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे नीचे आएगा m, नीचे क्या बचा, केवल e स्क्वायर, और ऊपर कौन सी टर्म बची हमारे पास, यहाँ पे केवल एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमें रेडियस मिली n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमें इसका डेरिवेशन करना था। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट में इसीलिए बताया, ऑफ कोर्स अगर आप बुक में देखेंगे तो कुछ स्टेटमेंट्स आगे पीछे हैं, बट ये दिस इज द इजीएस्ट मेथड जो आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, अब इसको हमने किया किस तरीके से था, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। सबसे पहले हम चाहे रेडियस को कैलकुलेट करेंगे, चाहे वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, चाहे एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, आपको केवल ये चीज का ध्यान रखना है उसके अंदर एक एंड टर्म आनी चाहिए, बाकी सारी कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे बाकी सारी कांस्टेंट टर्म है, यस ऑफ कोर्स देख सकते हैं। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। पाई कांस्टेंट है। एम बी क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप ये सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आपको रेडियस मिलेगी, किसकी रेडियस मिलेगी, ये आपको रेडियस मिलेगी ऑर्बिट की। ओके, तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से ये चीज दिखाई दे रही है कि जो रेडियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इसीलिए हमने इतना लंबा चौड़ा काम किया, अदरवाइज रेडियस तो यहीं से निकल जाती। बट कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि सारी कांस्टेंट टर्म थी, कहीं पे वेलोसिटी है, कहीं पे मासेस हैं। मास तो चलो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी के अंदर रेडियस नहीं आनी चाहिए, रेडियस के अंदर मास नहीं आना चाहिए, अगर हमें उसका एन के साथ रिलेशन निकालना है। किसके साथ, नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ रिलेशन निकालना है। ओके, तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन उठाई, दोनों से v स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व किया, दोनों को इक्वेट किया एंड यहाँ पे रेडियस निकाल ली। तो एज यू कैन सी यहाँ पर भी मैंने केवल वही काम किया है, बस उसको पहले मैंने क्या किया था, पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, इधर आर स्क्वायर बाई आर आया, यहाँ पर ये सारी टर्म आई, आर की वैल्यू आपको क्या मिली, एन स्क्वायर, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर एम, एन स्क्वायर को कांस्टेंट लिया, अंदर क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो नाउ यू कैन से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगर आप ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको सॉल्व करना क्या जरूरी था, मान लो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि बेटा 10th ऑर्बिट की रेडियस क्या है, आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ,
तो आप क्या करोगे, बार बार ये सारी वैल्यूज रखोगे, सॉल्व करोगे, कितना टाइम जाएगा। अरे इससे ज्यादा डायरेक्टली हम ये फार्मूला उठाएंगे, ए नॉट एन स्क्वायर। हमें कौन सी रेडियस फाइंड करनी है, 10th ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो ऑर्बिट क्या है, एन है, हमने यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दिया, ए नॉट की वैल्यू पुटअप कर दी 0.53 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैं फिर से लिख देती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा काम कितना आसान हो गया है ना, बहुत आसान काम हो गया। ये पूरा सॉल्व कर लिया हमने, तो हम इजीली कोई भी ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर -10 है, इधर +2 है, तो हमें कितना मिला, 10⁻⁻8 मीटर। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑर्बिट की रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या रहेगी, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्यों, क्योंकि n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का 1। सेकंड में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का। 3 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस में 9 का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आई वेलोसिटी की बारी। वेलोसिटी के लिए हमने सिंपल सा फॉर्मूला उठाया बोर के पोस्टुलेट का, mvr इक्वल टू nh/2π। ओके, ये बोर का पोस्टुलेट हमने उठा लिया, ठीक है, बोर का सेकंड स्टेटमेंट को उठाया। यहां से अगर हम वेलोसिटी को देखें तो हमें मिल गया nh/2πmr, और फॉर्मूला भी बहुत इजी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। बट बेटा इसमें ना अगर आप देखेंगे तो एक रेडियस टर्म आ गई जो कांस्टेंट नहीं है। बाकी टर्म्स देखेंगे h/2πm, तो ये तो कांस्टेंट है, h की वैल्यू भी कांस्टेंट है, 2πm भी कांस्टेंट है, बट ये r कांस्टेंट नहीं है। तो रेडियस के लिए टेंशन क्या लेनी, रेडियस तो हमने अभी सॉल्व की है। प्रीवियसली रेडियस क्या सॉल्व की है, एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू क्या सॉल्व की है, n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइड में पाई m e स्क्वायर। एज इट इज ये वैल्यू हमने उठा के रख दी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, केवल r की वैल्यू पुटअप की है। अब देखते हैं कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है। यहां से पाई कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अगर ये n को देखेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बचा, केवल एक ही n बचा। अब ऊपर हमारे पास कौन सी टर्म है, ऊपर एक h टर्म है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, नीचे एक h बचा। तो ऊपर कौन कौन सी टर्म बच रही है, केवल e स्क्वायर। और नीचे क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है यहाँ पे n h एप्सिलॉन नॉट एंड ये 2। ओके, तो ये टर्म नीचे बच गई। तो यही टर्म हमने लिखी, n को आगे ले लिया क्योंकि हमें n के साथ ही बेसिकली रिलेशन फाइंड आउट करना था। क्यों, वंस अगेन अगर आप e स्क्वायर को देखेंगे कांस्टेंट, h इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इज आल्सो कांस्टेंट, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट हो गई, 1/n पे डिपेंडेंट हो गई। तो आपको एक रिलेशन ध्यान रखना है कि अगर हम रेडियस को देखते हैं तो दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो ये दोनों रिलेशन हमने फाइंड आउट किए। अब अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो सीधे ना रेडियस और वेलोसिटी के बाद एनर्जी को कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन कई बार एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, कुछ भी आ सकता है भाई, है ना, छोटे मोटे कंसेप्ट का यूज करके, तो हम चांस क्यों लें, हम भी अपने एग्जाम के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, क्योंकि कई बार कुछ चीजें चेंज होके भी आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे बहुत सिंपल सी चीज है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, v/r। तो सिंपल सा करना क्या है, आप v की वैल्यू पुटअप कर दो, r की वैल्यू पुटअप कर दो और दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा कि जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n³। ओके, इन द सेम वे फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा क्या होता है, 2πf। एज इट इज हमने यहाँ पे 1/n³ जो इसको सॉल्व किया था, सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर दी, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आल्सो 1/n³। ओके, तो वंस अगेन एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की है, ओमेगा इक्वल टू v/r से। ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आते हैं हम एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r। ओके, हमने पढ़ा हुआ है। तो वंस अगेन v² की वैल्यू पुटअप करेंगे, रेडियस की वैल्यू पुटअप करेंगे, v² कर दिया, r का वैल्यू पुटअप कर दिया, आगे आप सॉल्व करेंगे, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n4। अब v² और r की वैल्यू कौन कौन सी लेनी है बेटा, बस यही वाली वैल्यूज रखनी है।
दैट इज द वैल्यू ऑफ आर एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो बस दोनों को कहीं मल्टीप्लाई करना है, कहीं डिवाइड करना है, कोई स्क्वायर करना है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला आता है आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली v बाय आर से, एक्सेलरेशन कर लिया v स्क्वायर बाय आर से। अब हम आते हैं लीनियर मोमेंटम, ये तो और भी आसान है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के अंदर केवल किसका मल्टीप्लाई करना है? मास का मल्टीप्लाई करना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा ही है, आगे केवल मास का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। अब हम आते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे। द डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द टोटल एनर्जी। एंड गाइस बिलीव मी, कॉपी पेन लेके इसे साथ में करेंगे तभी समझ आएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर डायरेक्टली लाइंस लिखी है, ठीक है, डायरेक्टली एनर्जी लिखी है कि काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी लिखी ये है, फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि फॉर्मूलेज आए कैसे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ पे बोर की फर्स्ट थ्योरी उठाई। बोर की फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंगली एम वी स्क्वायर बाय आर किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एम आई राइट? एज इट इज बोर की फर्स्ट थ्योरी बताई थी मैंने आपको, स्टार्टिंग में ही बोला था कि बोर की जो तीनों थ्योरीज हैं ये तो आपको याद होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें, आर से तो आर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इधर से आर गया और इधर एक आर बचा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, दोनों जगह 2 का डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दोनों जगह 2 का डिवाइड करते हैं ताकि हमें किस फॉर्म में मिल जाए? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाए। अब ये टर्म हो गई काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट उठाया, 2 का डिवाइड करके काइनेटिक एनर्जी निकाली, कितनी आ गई? ई स्क्वायर 4 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हमने क्या कैलकुलेट की? काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया। ओके, तो सबसे पहले टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। इस हाफ एम वी स्क्वायर को यूज करने के लिए हमने बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट उठाया, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर से आर ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमें ये एम वी स्क्वायर मिल गया, बट काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो हम क्या करते हैं, इसी में 2 का डिवाइड कर देते हैं। इधर भी 2 का डिवाइड किया तो ये कितना हो गया? 4 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। तो ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम ना ये तो आप अभी बोल रहे थे कुछ की रेडियस की फॉर्म में सॉल्व ही नहीं करनी और आपने ये रेडियस की फॉर्म में निकाली है। बेटा हम आर का वैल्यू आगे पुटअप करेंगे, हम इसमें आर का वैल्यू आगे भी पुटअप करेंगे और इसे एन की फॉर्म में भी चेंज करेंगे। अभी हम सिंपली इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। ओके, यही होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा हुआ है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन आर है। अच्छे से पढ़ा हुआ है पोटेंशियल का फॉर्मूला। और इलेक्ट्रॉन तो है ही क्या, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस ई। दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर दी तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला? माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। ओके, कुछ बुक्स में डायरेक्टली भी गिवन है कि दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, बट हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से डेप्थ में समझा कि काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से आई और पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से हमने सॉल्व की है। ओके, अब टोटल एनर्जी वी नो वेरी वेल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किससे सॉल्व की थी? बोर के फर्स्ट पॉस्टुलेट से। पोटेंशियल एनर्जी किससे सॉल्व की थी? पोटेंशियल इनटू चार्ज से। ओके, तो दोनों एनर्जीज आ गई। अब टोटल एनर्जी तो है ही क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दी। आगे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आया, यहाँ पर देखते हैं 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन हमारा एलसीएम आया। इधर ई स्क्वायर का ई स्क्वायर रह गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 है ना, तो यहाँ पे 2 आ गया, -2 स्क्वायर। ओके, तो -2 ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना बचा? माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। ओके, तो ये आई हमारी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। बट ये किसकी फॉर्म में है? रेडियस की फॉर्म में है। अब हम इसको एन की फॉर्म में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? आर की वैल्यू पुटअप करेंगे। आर की वैल्यू कितनी होती है? हमने सॉल्व की है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। हम ये सॉल्व कर चुके हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आर एन की वैल्यू पुटअप कर दी। ये जो आर एन दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो व्हाट वी सा बेटा कि जो टोटल एनर्जी के अंदर अगर आप बाकी सारी टर्म्स पुटअप करने के बाद देखो तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम कैंसिल आउट कर रहे हैं। कितना मिला? E4m
माइनस का साइन अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई। तो हमने देखा टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। और ये जो बेटा पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे ना, पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे तो जो ये एनर्जी है कितनी आएगी, -13.6। कितना आएगा अगर आपने इस पूरी टर्म को सॉल्व किया me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर को, तो आपको कितना मिलेगा, -13.6, और ये आ गया अपॉन एन स्क्वायर। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आप ना फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करो, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो गई, -13.6, 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो गई, -13.6, और ये 2 2 जा 4, सेकेंड है ना तो 2 आ गया, 2 2 जा 4। थर्ड ऑर्बिट की कितनी हो गई, -13.6, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें सॉल्व करने से, कांस्टेंट वैल्यू को सॉल्व करने से हमारा काम किस तरीका आसान हो जाता है। जैसे रेडियस को हमने सॉल्व कर लिया था, 0.53 है कांस्टेंट वैल्यू, अब आपको डायरेक्टली केवल एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए, आपको ये कैलकुलेशन पार्ट बच गया। इन द सेम वे एनर्जी के अंदर भी हमने कॉन्स्टेंट को पहले से ही सॉल्व कर लिया, तो क्या आ गया, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो इससे आप किसी भी लेवल का एनर्जी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो काम बहुत आसान हो गया। अब अभी तक हम देखते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। हमने वेलोसिटी को डिराइव किया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। हमने किसको डिराइव किया, मोमेंटम को डिराइव किया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है, किससे डिराइव किया था, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी से। ओमेगा को किससे डिराइव किया था, v अपॉन आर से। v का वैल्यू पुटअप किया, r का वैल्यू पुटअप किया, हमें ओमेगा मिला 1/n³। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज द 1/f। ओके, तो यहां से टाइम पीरियड निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी को हमने ओमेगा इक्वल टू 2πf से डिराइव कर लिया। एक्सेलरेशन को हमने v²/r से डिराइव कर लिया, और इस तरीके से हमने आगे एनर्जी को सॉल्व किया। तो अगर आपको ये सारे रिलेशन याद है तो बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका इस टाइप का तो कोई क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। ओके, अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पे, जो फॉर्मूलेज हमने टोटल एनर्जी के टाइम डिराइव किए थे। दीज फॉर्मूलाज आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब देखिए इसके बाद आते हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ओके, एंड इस फॉर्मूले को ऑफकोर्स हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। ओके, इस फॉर्मूले को हमें आगे कंटिन्यू भी करना है। ओके, तो देखिए किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे वो हम आगे देखेंगे, बट सबसे पहले हम समझते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो बेटा हमने ना एक चीज ये समझी था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है। मान लीजिए कि ये पूरा के पूरा जो स्पेक्ट्रम है ना अंदर ब्लैक कलर का, कि वो कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर का ही है। ओके, ये जो व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, मान लीजिए व्हाइट कलर ही है। अब ये एनर्जी जिस तरीके से रिलीज करेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगी, कुछ कलर्स की लाइन आने लगती है, जैसे पिंक है, ब्लू है, ग्रीन है, आपको अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या बता रहे हैं, वेवलेंथ बता रहे हैं। मतलब टोटली डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो सेकंड से फर्स्ट पे जंप करेगा, वो थर्ड से भी फर्स्ट पे जंप कर सकता है, वो सेकंड पे भी जंप कर सकता है। कोई इलेक्ट्रॉन सेवंथ ऑर्बिट से भी फिफ्थ ऑर्बिट पे जंप करता है। तो वो किस ऑर्बिट से जंप कर रहा है और किधर जंप कर रहा है, उस अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या मिलती है, वेवलेंथ मिलती है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। Now we will see the definition. The spectrum of electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, रेडिएशन का जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है, एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल विद इन अ एटम। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांजेक्शन करता है, अपनी स्टेट चेंज करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये पूरी जो स्पेक्ट्रम था ये पूरा येलो कलर का था, ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ ये येलो कलर का था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना है, इलेक्ट्रॉन अभी नीचे से ऊपर वाली ऑर्बिट पे जाएगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये कलर गायब हो गया। क्यों किया, क्योंकि उसने वो कलर एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ इस तरीके से। ओके, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर में जाता है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर में जाएगा
एल मीन्स लोअर, यू मीन्स अपर, तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। आप मेरी बात समझ ही गए होंगे। और अपर से लोअर में जाएगा, अपर से लोअर में जाएगा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ओके अब ये रिलीज किस तरीके से करता है, कलर्स की फॉर्म में। ऑब्जर्व किसको करता है, कलर्स को ये एब्जॉर्व कर लेता है, मतलब वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लेता है। हमें वेवलेंथ किस तरीके से मिलती है, इसका फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1/n² माइनस 1/m²। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से आया, इसी फॉर्मूले को हम आगे प्रूव करेंगे। यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। n is the lower energy level and m is the upper energy level का ऑर्बिट, बोथ आर द ऑर्बिट, n एंड m दोनों ऑर्बिट है, एक लोअर लेवल का है, एक अपर लेवल का है। ओके अब हम फिर से अपने डेरिवेशन पे आते हैं, जो कि हमने एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, me4, ठीक है, माइनस का साइन था, अपॉन 8ε0² h² n²। ये हम एनर्जी के फॉर्मूले को ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। अब मैंने क्या किया, इसमें मैं कुछ चेंजेस करती हूँ, मैं इसमें फिक्स कर देती हूँ एक लोअर लेवल के लिए और एक अपर लेवल के लिए। ओके तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो ईपी है, ये जो ईपी है दैट इज द एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, और जो ईएन है दैट इज द एनर्जी ऑफ अपर ऑर्बिट। ओके तो नंबर, आपको यहाँ पे एन और पी में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैं एन को पी से भी रिप्लेस कर सकती हूँ, बट अभी मुझे दोनों का एनर्जी लेवल लिखना है। जो पी है वो किसका एनर्जी है, लोअर ऑर्बिट का है, और जो एन है वो क्या है, अपर लेवल का है। ओके तो एनर्जी नॉट नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन तो केवल ऑर्बिट है, ठीक है, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। बट अगर एन देखें तो केवल एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, एंड यहाँ पे P क्या है, दैट इज ऑल्सो नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि दोनों की दोनों बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, बट जो N है वो अपर लेवल का है और जो P है वो लोअर लेवल का नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ओके अब देखिए फॉर्मूले पे कैसे चेंज आते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं अपर ऑर्बिट के लिए, किसके लिए, अपर ऑर्बिट के लिए। तो ये क्या हो गया, me4 अपॉन 8ε0² h² n²। सेम, क्योंकि अपर ऑर्बिट को हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट को n से रिप्रेजेंट किया है। अब हम आते हैं नीचे वाली ऑर्बिट पे, तो ये क्या है, EP। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, me4 अपॉन 8ε0² h² p²। p कैसे, तो चाहे n है चाहे p है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, बट ये p किसको बता रहा है, लोअर ऑर्बिट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये हो गया p²। ओके अब हम आते हैं बोर के थर्ड पॉस्टुलेट पे। ये क्या था, En माइनस EP इक्वल टू HF। दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस किसके इक्वल होता है, HF के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे En की वैल्यू पुटअप करते हैं, माइनस me4 अपॉन 8ε0² h² n²। EP की वैल्यू पुटअप करते हैं माइनस, अगेन ये माइनस का साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, me4 अपॉन 8ε0² h² p² इक्वल टू HF। ये हमने बोर्ड के थर्ड पॉस्टुलेट से ऑलरेडी क्या किया, प्रूव कर दिया। ओके अब इसी को यहाँ पे आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो जो पीछे एक्सप्लेन किया था ये वही था, केवल यहाँ पे क्या किया है, वैल्यूज पुटअप करिए, ये आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है। ओके तो ये देखेंगे कि me4 ये भी कांस्टेंट है, 8ε0² ये भी कांस्टेंट है, h² भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या नहीं है, दैट इज द माइनस 1 अपॉन n², एंड ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस 1 अपॉन p², और ये किसके इक्वल हो गया, HF के इक्वल हो गया। और यू कैन राइट यहाँ पे p² पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो p² को पहले ले लिया, n² को बाद में ले लिया। ओके अब हमें एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ, तो उसके लिए हमको क्या रखनी है, केवल फ्रीक्वेंसी। तो जो ये h है, यहाँ से हमने इसको किक मारा एंड इसको हमने नीचे भेज दिया, ठीक है, इधर नीचे भेज दिया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये फ्रीक्वेंसी हो गई कुछ इस तरीके से कि h इधर आ जाएगा, h यहाँ से रिप्लेस होके इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h3। केवल डिफरेंस इतना है, इसको इधर लिख दिया एंड ये वाली टर्म को इधर लिख दिया। तो एज यू कैन सी me4 अपॉन 8ε0² h3, क्योंकि h इधर मल्टीप्लाई में, इधर स्क्वायर है तो डिवाइड में गया, तो इधर हो गया h3, ब्रैकेट में 1 अपॉन p² माइनस 1 अपॉन n²। फ्रीक्वेंसी को व्हाट वी कैन राइट, c अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, c अपॉन लैम्डा।
क्या मिला, me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब ब्रैकेट में 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ओके, अब ये c है, c को भी हमने क्या किया, यहाँ से किक आउट किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, केवल 1 अपॉन लैम्डा चाहिए था। ओके, हमें कितना मिला, me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब ब्रैकेट में 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे ये सारी टर्म्स को देखें, इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज, परमिटिविटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच, दीज ऑल आर कांस्टेंट ना, तो इसको हम क्या दे देते हैं, इसको टर्म दे देते हैं आर। रिडबर्ग कांस्टेंट, ऑफ कोर्स ये डेरिवेशन रिडबर्ग ने किया था तो इसलिए इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोला। यहाँ पे हमने जो भी सारी टर्म कांस्टेंट थी इसकी जगह क्या लिख दिया बेटा, इसकी जगह हमने लिख दिया आर। ओके, इस कांस्टेंट की जगह लिख दिया हमने यहाँ पे आर। ओके, यही किया है, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन लैम्डा आर ब्रैकेट में 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। आर की वैल्यू ये कांस्टेंट हो गई और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ओके, तो यहां से हमने क्या किया, 1 अपॉन लैम्डा को डिराइव किया, दैट इज इक्वल टू आर 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, जिसपे बेस्ड हमें आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं। एंड ये जो 1 अपॉन लैम्डा है इसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर भी, म्यू से ऊपर डैश करके वेव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चाहे आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, चाहे आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है, आप इस फॉर्मूले से बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक तो हमने वेव नंबर कैलकुलेट कर लिया, रिडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, सारे फॉर्मूलेस कैलकुलेट कर लिए। अब आएंगे इसके बाद न्यूमेरिकल्स, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी करना है। तो वो देखिए किस तरीके से स्टडी करते हैं, वो 1 बाय हम स्टडी करेंगे, इनकी एक्सपेक्टेशंस को सब कुछ पूरा करेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व हो जाएं सारे की सारे। ओके, तो स्पेक्ट्रल लाइंस पे आते हैं। तो देखो स्पेक्ट्रल लाइन सबसे पहले डिजाइन किस तरीके से की जाती है, अभी आपको पता है, ये चीज आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से साइड सेकंड में जंप करे, चाहे थर्ड से फर्स्ट पे जंप करें, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ मिलती है। और वो किस अकॉर्डिंगली मिलती है कि वो किस ऑर्बिट पे जंप कर रहा है। ओके, तो मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, देखिए एज यू कैन सी द फिगर, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो चाहे 2 से जंप करे, चाहे वो थर्ड से जंप करे, चाहे वो फोर्थ से जंप करे, चाहे वो फिफ्थ से जंप करे, चाहे वो सिक्स से जंप करे। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर रहा है तो वो कौन सी कैटेगरी पे आए, कौन सी कैटेगरी पे आए, लाइमन सीरीज में। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, कहीं से भी जंप करे, ठीक है, कहीं से भी जंप करे, चाहे वो थर्ड से करे, भाई सेकंड पे तो है, सेकंड पे तो जंप कर रहा है तो वो थर्ड से जंप करेगा, फोर्थ से जंप कर सकता है, फिफ्थ से जंप कर सकता है, सिक्स से जंप कर सकता है, सेवन से जंप कर सकता है। तो अगर कोई भी सेकंड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है दैट मीन्स वो किस पे है, बाल्मर सीरीज पे है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, चाहे वो फोर्थ से करे, चाहे वो फिफ्थ से करे, चाहे वो सिक्स से करे, चाहे वो सेवन्थ से करे, तो वो क्या हो गई, पाश्चन सीरीज। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, तो वो कौन सी सीरीज हो गई, ब्रैकेट सीरीज। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ ऑर्बिट पे जंप कर रहा है तो वो हो गई पॉइंट सीरीज। ओके, आई बात समझ में। तो बेसिकली लाइमन सीरीज क्या है, लाइमन सीरीज में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप किधर कर रहे हैं, फर्स्ट पे जंप कर रहे हैं। किस पे जंप कर रहे हैं, फर्स्ट पे जंप कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर ऑर्बिट है, उसको हम डिनोट कर देते हैं P से, और अपर ऑर्बिट है, जो ऊपर वाली ऑर्बिट है, उसे हम डिनोट कर देते हैं N से। मतलब लाइमन सीरीज के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा, लेकिन वो किधर से भी जंप कर सकता है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, कहीं से भी। तो इस टाइप के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की सीरीज है वो किस में आ गई, लाइमन सीरीज में आ गई। इस टाइप की जितनी भी लाइंस होती है वो किस में आती है, लाइमन सीरीज पे। एज यू कैन सी इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पे जंप कर रहा है तो 122 नैनोमीटर की वेवलेंथ आई, ठीक है। थर्ड से फर्स्ट में जंप कर रहा है, 103 की वेवलेंथ मिली। वेवलेंथ चेंज हो रही है, लेकिन ये जो कैटेगरी है इसको हमने क्या बोल दिया, लाइमन सीरीज। ओके, अब हम आते हैं बाल्मर सीरीज पे। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सेकंड ऑर्बिट पे। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन की सेकंड ऑर्बिट है, सारे की सारे इलेक्ट्रॉन वो कहीं से भी आए लेकिन वो जंप करेंगे किस पे, सेकंड पे।
तो वो थर्ड से भी जंप कर सकते हैं। भाई फर्स्ट पे तो है ही, तो यहाँ पे लाइमन के अंदर फर्स्ट पे था, तो एन की वैल्यू हो गई 2 3 4 5, वो सेकंड से भी जंप कर सकता है, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, फिफ्थ में भी। बाल्मर में वो सेकंड पे जंप करेगा तो वो थर्ड से भी कर सकता है, फोर्थ से भी कर सकता है, फिफ्थ से भी कर सकता है, सिक्स से भी कर सकता है। ओके, तो ये हो गई बाल्मर सीरीज। ओके, इसके बाद आते हैं हम पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा थर्ड ऑर्बिट में। किधर से जंप करेगा? फोर्थ से भी जंप कर सकता है, फिफ्थ से भी जंप कर सकता है, कहीं से भी करेगा, बट जंप करेगा थर्ड ऑर्बिट पे। इसके बाद आता है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट पे जंप करता है वो फोर्थ पे। किस पे जंप करता है? फोर्थ पे जंप करता है, लेकिन किधर से जंप कर सकता है? फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, एट से, कहीं से भी। इसके बाद आती है लास्ट में फंड सीरीज। तो फंड में वो जंप करता है फिफ्थ पे, लेकिन जंप कहीं से भी कर सकता है, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। आई थिंक सो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। दिस सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट: लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। ओके, अब इसके न्यूमेरिकल किस तरीके से मिलते हैं? बाय वन हम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं सारी सीरीज के। तो सबसे पहले हम लेंगे लाइमन सीरीज। ओके, लाइमन सीरीज के लिए अगर मैं आपको बोलूं बेटा, लाइमन सीरीज में के केस में आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी? ठीक है, एक न्यूमेरिकल इस टाइप का बन सकता है। एंड द सेकंड वन इज की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किस केस में मिलेगी। तो लाइमन सीरीज का केस देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि लाइमन सीरीज का केस है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेंगे, मतलब पी का वैल्यू हो गया 1 एंड एन का वैल्यू हो सकता है 2 3 4, कुछ भी जाएगा इन्फिनिटी तक। ओके, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब जब वो सबसे ऊपर वाली ऑर्बिट से नीचे जंप करेगा। वाइटा मीन टू से बेटा कि देखिए ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत तेजी से भागते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, आप थोड़ा सा भागोगे आपको एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी? जब वो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेंगे। ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लेते हैं वेवलेंथ का, 1/लैम्डा। ओके, इसके बाद आ जाएगा आर एंड देन 1/p² माइनस 1/n²। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो सबके अंदर यूज होगा। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में हमने रखा है p की वैल्यू 1, तो 1/1² एंड 1 यहाँ पे n की जगह रख दिया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी स्क्वायर तो ऑफकोर्स इन्फिनिटी होगा एंड 1/इन्फिनिटी इज 0। तो इस तरीके से हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करते हैं। एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे P का वैल्यू क्या रखेंगे, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में हमने P का वैल्यू रखा 1 एंड N का वैल्यू रखा इन्फिनिटी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में P का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि सारी के सारे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही जंप करते हैं। कौन से केस में? लाइमन सीरीज के केस में। तो P का वैल्यू हो गया 1, बट N का वैल्यू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है तो मतलब एक ऑर्बिट से ही जंप करेगा, ज्यादा से जंप नहीं करेगा, तो N का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया। एंड इन द सेम वे, सेम इसी फॉर्मूले में जो ये हमने यूज किया है 1/लैम्डा इक्वल टू आर 1/p² माइनस 1/n²। यहाँ पे p का वैल्यू हम 1 पुटअप कर देंगे और n का वैल्यू 2 पुटअप करके इसे सॉल्व कर देंगे। ओके, इसके बाद हम आते हैं बाल्मर सीरीज में। अब हम एग्जांपल लेते हैं बाल्मर सीरीज का। अब देखिए बाल्मर सीरीज के अंदर क्या होता है। बाल्मर सीरीज के अंदर ऑफ कोर्स कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिट में जंप करता है? 2 ऑर्बिट में। और कहां से जंप कर सकता है? 3 4 5 इन्फिनिटी, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूले के साथ। तो ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का केस लेते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में यहाँ पे P की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू क्या होगी, वही हमें पुटअप करनी है। तो ऑफ कोर्स P का वैल्यू तो हो गया 2 एंड हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट के केस में N का वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगा? इन्फिनिटी ही रहेगा। ओके, इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर P का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 पे जंप कर रहा है, बट N का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये केस हुआ बाल्मर सीरीज में। ओके, इसके बाद हम आते हैं पास्चन सीरीज में। तो ऑफ कोर्स फॉर्मूला विल बी सेम। पास्चन के अंदर अगर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है। किधर से जंप कर रहा है? 4 5 6 इन्फिनिटी से जंप कर रहा है। ओके, इन द सेम वे अगर यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का केस लिया तो P का वैल्यू तो हमेशा 3 रहेगा, N का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में क्या होगा? P का वैल्यू तो 3 रहेगा, N का वैल्यू क्या हो जाएगा? +1 4 हो जाएगा। तो ये तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन। अब हम आएंगे कौन से सीरीज पे? ब्रैकेट पे। ब्रैकेट के अंदर हम अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का केस ले,
ब्रैकेट के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट पे जंप करता है, पी का वैल्यू 4, एंड किस ऑर्बिट से जंप कर सकता है, 5 6 7 टू कहीं से भी इंफिनिटी से जंप कर सकता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में पी का वैल्यू हो गया 4 एंड एन का वैल्यू हो गया इंफिनिटी। लोएस्ट के केस में पी का वैल्यू तो 4 ही रहेगा और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। इन द सेम वे अगर हम फंड सीरीज में आए तो पी का वैल्यू तो ऑफ कोर्स क्या होगा 5, क्योंकि 5 पे जंप करता है, एन का वैल्यू 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में पी का वैल्यू हो गया 5, एन का वैल्यू हो गया इंफिनिटी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में पी का वैल्यू तो 5 ही रहेगा, एन का वैल्यू हो गया 6। तो कुछ इस तरीके से हम हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस को सॉल्व करते हैं। अब अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन में बेटा पूछा कि लाइमन सीरीज है और इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपका फिफ्थ ऑर्बिट से। अब आप बेटा फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करो या वेवलेंथ को सॉल्व करो, तो आप इसी फार्मूले से सॉल्व करोगे 1 अपॉन लैम्डा आर 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स वो कहां पे जंप कर रहा है, लाइमन सीरीज का केस है, फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा। किधर से जंप कर रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट से, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 5। तो ये तो हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए कि इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं। ऑफ कोर्स आर का वैल्यू यू कैन पुट क्योंकि कांस्टेंट है। द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मतलब लोएस्ट वेवलेंथ है, और जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज द हाईएस्ट वेवलेंथ। अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा होता कि बेटा लोएस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा, तो लोएस्ट वेवलेंथ के लिए आप पी का वैल्यू 1 रखते एंड एन का वैल्यू इंफिनिटी रखते। हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए पूछती तो पी का वैल्यू 1 अगेन एंड एन का वैल्यू 2। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ तो हमें पता ही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमने कंप्लीट किया पूरा बोर मॉडल एंड देन स्पेक्ट्रल सीरीज। काफी इंटरेस्टिंग था, पढ़ के काफी मजा आया। ठीक है, अब हम इसमें बोर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। तो बेटा बोर मॉडल की एक्चुअली लिमिटेशन ये था कि जो बोर मॉडल था वो केवल हाइड्रोजन मॉडल पे बेस्ड था। उसने केवल एक ही एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का, उसने मल्टी इलेक्ट्रॉन के लाइन स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन ही नहीं किया। इसी के साथ ऑफ कोर्स देखो हमने ये भी फाइंड आउट किया बेटा कि जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है एक न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन में। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन उसने मैग्नेटिक फील्ड को भी एक्सप्लेन नहीं किया, जिसे हम जी मैन इफेक्ट बोलते हैं, वो और डेप्थ में पढ़ेंगे। इन द सेम वे इसके साथ साथ उसने स्पेक्ट्रम पे इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया। ओके इसी के साथ में उसने जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन ही नहीं किया, क्योंकि उसने केवल एक हाइड्रोजन एटम को लेके किया था। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट था डुअल नेचर ऑफ, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट आई मीन टू से, अगर आपने लाइट के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे लाइट है, लाइट वेव की तरह भी एक्ट करती है, पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, बोर मॉडल के अंदर जो ये हमने इलेक्ट्रॉन लिया है इसे हम पार्टिकल को लेके चल रहे थे। ओके जबकि ये दोनों की तरह एक्ट करता है, वेव की तरह भी एक्ट करता है, पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है। ओके तो ये जो ऑर्बिटल पाथ है ये क्या टोटली करेक्ट है, नहीं करेक्ट है। ओके तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था बोर के मॉडल में, अदरवाइज बोर ने काफी कुछ एक्सप्लेन किया। एंड ये जो एक्सप्लेनेशन था कि अभी हमने जो आप लोगों को दिया था, ऑर्बिट वेव की तरह भी एक्ट करती है एंड पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है, ये हमें पूरा के पूरा फैक्ट दिया डी ब्रॉगली ने। ओके तो एज वी नो कोई भी पार्टिकल है बेटा वो दोनों की तरह एक्ट करता है, वो लाइट की तरह भी एक्ट करता है और वो वेव की तरह भी, पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है और वो वेव की तरह भी एक्ट करता है। ओके तो लाइट की भी दोनों प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, वेव भी होती है, पार्टिकल भी होती है। इसी तरीके से डी ब्रॉगली ने बोला कि बेटा जो भी ये ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल नेचर नहीं लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या लेके चलते हैं, वेव नेचर लेके चलते हैं। और वेव कैसी होनी चाहिए, स्टैंडिंग वेव होनी चाहिए, मतलब उनका नोड टू नोड मैच होना चाहिए। ओके कुछ इस तरीके से जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। ओके डी ब्रॉगली ने बोला कि जो ये हम ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इसको पार्टिकल की तरह लेके चल रहे थे ना, ये पार्टिकल की तरह होते ही नहीं है। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन ये पार्टिकल की तरह भी एक्ट करते हैं और ये वेव की तरह भी एक्ट करते हैं। तो ये वेव की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो ये मतलब कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेंगे। ओके कुछ स्टैंडिंग वेव की तरह, एज इट इज यू कैन सी द फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके यहां से भी वेव्स आ रही हैं और ये जो वेव्स आएंगी इनका हमें नोड टू नोड मैच करना है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि इसका नोड टू नोड क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए।
अब आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चलो ये तो हमने बोल दिया कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, ये वेव की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रिंग को प्लग किया तो बहुत सारी वेव्स जनरेट होती है, ओके। लेकिन क्या ये सारी की सारी वेवलेंथ सरवाइव करेंगी? नहीं करेंगी, ओके। कौन सी वेवलेंथ सरवाइव करेंगी? जहां पे ऑर्बिट का लेंथ किसके इक्वल हो? वेवलेंथ के इक्वल हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स वेवलेंथ हो। नहीं समझ में आया? तो देखिए ये यहाँ पे ऑर्बिट का लेंथ, किसका लेंथ है? ऑर्बिट का लेंथ है। ऑर्बिट का लेंथ किसके इक्वल हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के इक्वल हो। व्हाट आई कैन टू से, जैसे ये पूरी ऑर्बिट का लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का लेंथ है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? एल लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट की वेवलेंथ किसके इक्वल होगी? 2 पाई आर के। अभी सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 2 लैम्डा के इक्वल, एन की वैल्यू 2 रख दी। थर्ड ऑर्बिट का लेंथ कितना होना चाहिए? ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। वेवलेंथ तो आप निकाल ही सकते हैं, वेवलेंथ तो इजीली कैलकुलेट हो सकती है। कोई भी एक वेव की लेंथ, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, कोई भी एक वेव की लेंथ नोट टू नोट ले ली, ये क्या हो गई? हमारी वेवलेंथ हो गई। तो ये कुछ डी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया। 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, इसे हमें क्या करना है? पार्टिकल की तरह नहीं रिएक्ट करना, लेना है, इन्हें हमें व्यू करना है स्टैंडिंग वेव की तरह, ठीक है। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एक्ट करते हैं? स्टैंडिंग वेव की तरह एक्ट करते हैं। और ऑर्बिट का जो लेंथ है, सारी वेवलेंथ लाई नहीं करेगी, ठीक है। जो ऑर्बिट का लेंथ है, जिसकी ऑर्बिट का लेंथ किसके मल्टीपल हो? इंटीग्रल मल्टीपल हो वेवलेंथ के। वंस अगेन, ऑर्बिट का लेंथ किसके इक्वल हो? इंटीग्रल मल्टीपल हो इस वेवलेंथ के। वही वेवलेंथ सर्वाइव करती हैं, बाकी सर्वाइव नहीं करती हैं। क्लियर है? 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। डी ब्रोगली ने ये एक्सप्लेन किया कि जो वेवलेंथ है किसके इक्वल होती है? एच अपॉन पी। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। P क्या है? मोमेंटम, ओके। किसके इक्वल है? मोमेंटम के इक्वल। तो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। मोमेंटम को व्हाट आई कैन? मास इनटू वेलोसिटी, ओके। तो ये हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला आया। अब वेवलेंथ ने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डी ब्रोगली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया कि देखिए अगर यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी को जीरो कर दे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि वेवलेंथ जीरो है, 1/0 इज इन्फिनिटी, ओके। तो ये वेवलेंथ क्या हो जाती है? इन्फिनिटी हो जाती है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जो ये डी ब्रॉगली का एक्सप्लेनेशन है ना, ये किसके लिए पॉसिबल है? केवल मूविंग पार्टिकल के लिए। किसके लिए पॉसिबल है? केवल मूविंग पार्टिकल के लिए पॉसिबल है डी ब्रॉगली का एक्सप्लेनेशन, ओके। द फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज ये कि देखिए यहाँ पे मास जीरो हो गया या मास कम हो गया तो वेवलेंथ ज्यादा हो गई, am I right? और अगर आपको वेवलेंथ का स्टडी करना है तो उसका थोड़ा बहुत तो साइज होना चाहिए। तो जितने छोटे साइज का मास होगा, हमें वेवलेंथ को स्टडी करना है बहुत ही इजी हो जाएगा। तो एक तो हम इसे मूविंग पार्टिकल के लिए यूज करते हैं और स्मॉल पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली का कंसेप्ट बहुत यूजफुल है, ओके। इस फॉर्मूले से यू कैन सी। तो ये तो था डी ब्रॉगली का एक्सप्लेनेशन। अब इसी के साथ बेटा डी ब्रॉगली ने ना ये स्टेटमेंट दिया कैसे, फॉर्मूला कैसे आया? लैम्डा इक्वल टू एच बाई बी कैसे आया? इसके लिए उसने 2 चीजों की हेल्प ली, एक तो क्वांटम थ्योरी की, एक आइंस्टीन थ्योरी की। वंस अगेन क्वांटम थ्योरी की एंड आइंस्टीन थ्योरी की, आइंस्टीन मास थ्योरी, ओके। तो देखिए क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली E इक्वल टू एच एफ, एफ को क्या लिख सकते हैं? C अपॉन लैम्डा। आइंस्टीन मास थ्योरी के अकॉर्डिंगली एनर्जी क्या होती है? mc स्क्वायर के इक्वल होती है, am I right? दोनों एनर्जी के फॉर्मूले लिए इसने, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के और आइंस्टीन मास थ्योरी के, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो एज यू कैन सी फ्रॉम हियर hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर, am I right? तो यहाँ से देखिए c से c कैंसिल आउट हुआ, हमें तो लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा कितना मिल गया? h अपॉन mc। c इज द वेलोसिटी, इसको लिख सकते हैं m इनटू v आल्सो, एंड मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या आ गया? h अपॉन p। तो ये डी ब्रॉगली ने प्रूव कर दिया कि जो भी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से एक्ट कर रही है, मैटर वेव की तरह एक्ट कर रही है। उसने उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल दिया। तो दिस फॉर्मूला वाज वेरी वेरी यूजफुल। ये आपको आना चाहिए किस तरीके से प्रूव किया है। एंड हम लास्ट में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? तो देखिए बोर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोला था? एंगुलर मोमेंटम, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होना चाहिए? NH अपॉन 2 पाई के, तभी वो ऑर्बिट में मूव करेगा, अदरवाइज वो ऑर्बिट में मूव ही नहीं करेगा, ठीक है, वो ऑर्बिट मिलेगी नहीं, ओके। तो ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। लेकिन
ये आया कहाँ से, ये बोर्ड ने भी नहीं बताया, ठीक है। बोर्ड ने थ्योरी दी, स्टेटमेंट वाज राइट, इसे प्रूव किसने किया था, डी ब्रॉगली ने। तो कई बार क्वेश्चन आता है ये वाला सबसे पहले कि बोर पोस्टुलेट को किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बोर्ड एग्जाम में भी किसने प्रूव किया था, तो ऑफ कोर्स डी ब्रॉगली ने प्रूव किया था। अब ये किस तरीके से प्रूव किया है डी ब्रॉगली ने, वो हम फटाफट देख लेते हैं। तो देखो उसने क्या बोला था डी ब्रॉगली ने कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह लेंगे और जो वेव का यहाँ पे लेंथ है वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स वेव लेंथ के, ठीक है। इसी के साथ उसने ये भी बता दिया लैम्डा किसके इक्वल है, h अपॉन p के, एम आई राइट। तो ये दोनों इक्वेशन लिखी है, यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई, 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा एंड लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 पाई r बाई n, ओके। तो दोनों को इक्वेट कर दें, यहाँ से लैम्डा 2 पाई r बाई n, यहाँ से लैम्डा h बाई mv, तो 2 पाई r बाई n इक्वल टू h बाई mv, ओके। तो हमें तो क्या चाहिए, mvr चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमें mvr को प्रूव करना है। तो एज यू कैन सी mv इधर ऊपर गया, r इधर आया, 2 पाई नीचे आया, ओके। एंड ये इधर एंड डिवाइड में है तो ऊपर गया, तो हमें क्या मिल गया, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो ये बोर्ड के सेकंड पोस्टुलेट को हमने किसके थ्रू प्रूव कर दिया, डी ब्रॉगली के थ्रू प्रूव कर दिया। तो आज की क्लास में बेटा एटम टॉपिक किया हमने, ठीक है। आई मुझे पढ़ा के बहुत मजा आया। अभी इसके न्यूमेरिकल से मीनिंग है वो भी हमें करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियस वाला पार्ट करेंगे, आफ्टर दैट हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।